लोकल बॉडी इलेक्शन से जो इलेक्टिबल्स हैं ना, उनको टफ टाइम मिलता है। ठीक है। यानी इससे लीडरशिप की ग्रोथ होती है, इससे लीडरशिप आती है लोगों में। लोकल लेवल पे जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो कि सबसे एक बड़ा लैंडमार्क है हमारे 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वैसे तो पाकिस्तान को एक अलग स्टेट भी फ्यूडल्स ने बनाया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। जो भी थे उनके साथ देने वाले वो फ्यूडल्स थे, उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट भी थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का तो खैर कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं था। बेसिकली आपका जो मंशूर है, आपका जो विज़न है सियासत में आने का, तो वो इनसे कितना मुनफरद है या सेम एज़ इट इज़ यही होगा? अस्सलाम वालेकुम मेरे हम वतनों और मेरे वतनी अज़ीज़ के नौजवानों, मैं हूँ असद सुलैरी और आप देख रहे हैं अजीब बात प्रोग्राम 98 न्यूज़ उर्दू पर। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शकरगढ़ में। मेरे साथ एक नौजवान क़यादत मौजूद है जिनका नाम है राना रहील। ये इंजीनियर भी हैं और पढ़े लिखे नौजवान हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा अनवान है, वो लोकल बॉडी इलेक्शन के हवाले से है। आज हम इनसे बात करेंगे कि असल में लोकल बॉडी इलेक्शन है क्या, और ये हमें तफसील से उसके बारे में बताएंगे। और जो पिछले 77 सालों से इस पाकिस्तान के साथ, इस वतनी अज़ीज़ के साथ जो कुछ होता आ रहा है, किस तरह से लोग लोकल बॉडी इलेक्शन को जीतते हैं और उसके बाद अपने वतनी अज़ीज़ के साथ, अपनी बल्दिया के साथ किस तरह से जुल्म नाइंसाफ़ी करते हैं, और उनका एक अलग ही स्टाइल होता है सियासत का। तो आज इनसे बात करने का मकसद भी यही था, क्योंकि ये नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, और मेरे ख़्याल से शकरगढ़ की तारीख़ में ये पहले ऐसे नौजवान है कि जो इंजीनियर होते हुए, पढ़े लिखे होते हुए एक चेयरमैन का इलेक्शन है वो लड़ने जा रहे हैं। तो इनसे आज हम बात करेंगे इस हवाले से, और उसके बाद इनका जो मंशूर है सियासत में आने का, इन्होंने क्यों सियासत की तरफ एक इंजीनियर होते हुए, क्योंकि इनकी फ़ील्ड अलग है, तो उसके इवस भी इन्होंने सियासत को चूज़ किया। तो सियासत को क्यों चूज़ किया, इसके बारे में भी इनसे बात करेंगे। इनका मंशूर क्या है और ये इनका नज़रिया क्या है। 73 सालों से जो एक गंदी सियासत जो हो रही है बल्दिया के साथ, उससे हटकर ये क्या करेंगे और क्या क्या नई ये पॉलिसियाँ लेके आएंगे कि आवाम को फ़ायदा मिल सके। ये सारी बातें इनसे जानते हैं, इनसे पूछते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, आपका शुक्रिया। क्योंकि आप मसरूफ़ आदमी हैं, आपके पास अपने जो है भाग-दौड़ में लगे रहते हैं। अच्छा सर, आपके साथ बेसिकली बात करने का मकसद ये है, आप हमें बताएं कि ये लोकल बॉडी इलेक्शन, सबसे पहले बताएं कि लोकल बॉडी इलेक्शन है क्या? एक्चुअली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लोकल बॉडी इलेक्शन एक्चुअली ये होता है कि जो पावर है ना, पावर तक ग्राउंड लेवल तक आ जाए, आम आदमी तक। लोकल बॉडी इलेक्शन का सबसे जो बड़ा पर्पज़ है वो ये है कि लोकल बॉडी इलेक्शन से जो इलेक्टिबल्स हैं ना, उनको टफ टाइम मिलता है। ठीक है। यानी इससे लीडरशिप की ग्रोथ होती है, इससे लीडरशिप आती है लोगों में। लोकल लेवल पे जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अवेयरनेस लेके आते हैं, वो पब्लिक एजुकेशन करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को पब्लिक तक लेके आते हैं, और डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो कि सबसे एक बड़ा लैंडमार्क है हमारे 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में। 18th अमेंडमेंट पीपल्स पार्टी ने किया था 2010 में। ठीक है। तो उनका जब प्रोविंशियल अटानमी उन्होंने दी ना 18th अमेंडमेंट में, तो उन्होंने कहा था कि उस पर्पज़ के साथ उन्होंने 18th अमेंडमेंट की प्रोविंशियल अटानमी लेके आए कि हम डेवोल्यूशन ऑफ पावर करेंगे, क्योंकि उससे पहले लोकल बॉडी स्ट्रक्चर जो था वो हमारा बहुत एब्सोल्यूट हो गया हुआ था, वो आउटडेटेड था। तो उससे आवाम को कुछ फ़ायदा नहीं ख़ास पहुंच रहा था, क्योंकि वही इलेक्टिबल्स थे। अगर लोकल बॉडी इलेक्शंस होता भी था, जैसे मुशर्रफ ने करवाया, तो वो सारे इलेक्टिबल्स थे। इलेक्टिबल से मुराद के वो पहले से सियासतदान थे, वो नस्ल दर नस्ल, उसके बाद उसका सक्सेसर आ गया, पहले उसका वालिद था, उसका बेटा आ गया,
तो वो उन्होंने ना वो सारा फ्यूडल सिस्टम एक बना हुआ था हमारे पाकिस्तान में, जो कि स्टार्ट से ही था। तो वैसे तो पाकिस्तान को एक अलग स्टेट भी फ्यूडल्स ने बनाया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ। जो भी थे उनके साथ देने वाले वो फ्यूडल्स थे, उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट भी थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब का तो खैर कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन वो सारे फ्यूडल्स थे। तो वो ही स्टार्ट से इलेक्टिबल्स थे, और इसी तरह वो ग्रास रूट लेवल पे भी जो उनके साथ नस्ल दर नस्ल चले आ रहे थे ना लोग, वो सारे इलेक्टिबल्स थे। वो उनको कोई हरा नहीं सकता था, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अवाम के वोट को बेचते थे। अगर हम अपने यूनियन कौंसिल की बात कर लें तो हमारे जो यूनियन कौंसिल के रिप्रेजेंटेटिव्स थे ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि रिप्रेजेंटेटिव हम क्यों चुनते हैं, किसी को हम अपना नुमाइंदा क्यों इलेक्ट करते हैं। उसका सबसे बड़ा मकसद होता है कि वो हमारे राइट्स जो है उनको प्रोटेक्ट करेगा, हमारे मफाद की बात करें, हमारे मफाद की बात करेगा। तो जब वो उसको सबसे बड़ी बात तो है कि उसको अवाम के इंटरेस्ट का पता होना चाहिए कि अवाम का सुनिएगा इंटरेस्ट। ज़रा कि पिछले 73 सालों में पाकिस्तान के साथ वही जो सियासत है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि वही हो रही है कि नारेबाजी की सियासत अगर आप कह लें, उसके बाद वादों की सियासत आप कह लें। तो बेसिकली आपका जो मंशूर है, आपका जो विज़न है सियासत में आने का, तो वो इनसे कितना मुनफरद है या सेम एज इट इज़ यही होगा? देखें, मुनफरिद इस तरह से है ना कि अगर जिस बंदे को हमने नुमाइंदा चुना हुआ है, उसको आप वही बात मैं लेके आ रहा था ना अभी बीच में, कि आप प्रोटेक्ट करवा रहे हैं अपने राइट्स, कि ये बंदा जाएगा, ये बंदा हमारे राइट्स प्रोटेक्ट करेगा जाके पार्लियामेंट में, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में। उसने किस तरह करने तहसील हैं? कौंसिल सुनिएगा, अगर यहाँ पे अगर चेयरमैन अगर एक लगा दिया जाता है, तो यहाँ पे 73 सालों में तो अंडर मैट्रिक चेयरमैन लगाए हैं, मैट्रिक वाले चेयरमैन लगाए हैं, एफए वाले लगाए हैं, तो वो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे अपने बयानिए को? यही मैं बात करने जा रहा हूँ ना, कि आपने जिस नुमाइंदे को चुना है उसको आप अपने राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए भेज रहे हैं, तो उसको तो आपके राइट्स का पता ही नहीं है। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो कॉमन सिटीज़न के साथ कुछ प्रॉमिस करता है। ठीक है। उसमें आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल बेसिक राइट्स जो है ना, बेसिक ह्यूमन राइट्स, वो 8 आर्टिकल नंबर 8 से लेके 9 से लेके 28 तक 20 फंडामेंटल आर्टिकल्स हैं वो। उसमें राइट टू ओन प्रॉपर्टी, राइट टू फ्री ट्रायल, राइट टू सिटीजनशिप, राइट टू फ्री रिलीजन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन, ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू एजुकेशन। अब देखें, हमारा नुमाइंदा है जिसको हम चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब जहाँ पे हमारा उसने राइट टू एजुकेशन का राइट एक डिस्कस कर लेते हैं एज एन एग्जांपल। जब हमारा उसने एजुकेशन का राइट जो है वो प्रोटेक्ट करना है उधर जाके, तो इधर तो हमने देखा है कि इधर क्या होता है कि अगर किसी हमारे नुमाइंदे को, रिप्रेजेंटेटिव को स्कूल के किसी फंक्शन में बुला लिया जाए, तो वो स्कूल के फंक्शन में इतना रिलक्टेंट होता है कि वैसे तो वो जाता ही नहीं है फर्स्टली। सेकंडली, अगर वो जाता है तो उधर जाके तो वो कोई पिछली चेयर ढूंढता है कि उसे कोई बात ना करनी पड़ जाए उधर। क्यों? क्योंकि उसे तो एजुकेशन के सिस्टम का ही नहीं पता कि पाकिस्तान में कौन सा एजुकेशन सिस्टम प्रिवेल कर रहा है, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के इश्यूज़ क्या हैं, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम्स के सलूशन क्या है इसका, तो नहीं इनको पता। अगर हम कहें तो ये कहते हैं कि हम आधे वकील बन गए हुए हैं कचहरियों में जा के। भाईजान, वो चीज़ें आपको स्टडी के साथ आती हैं। ठीक है। अगर आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का नहीं पता, तो आप तो ये नहीं कह सकते कि मैं वकील बन गया हूँ। अगर आपको जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का नहीं पता, आपने राइट्स प्रोटेक्ट करने हैं ना, तो एक बच्चा जो आपको वोट नहीं डालता, लेकिन उसके फादर ने तो आपको वोट डाला हुआ है, उसके बड़ों ने तो आपको वोट डाला हुआ है, तो इसका मतलब वो बच्चे के राइट्स भी आपने प्रोटेक्ट करने हैं।
वो हमारी पॉपुलेशन का हिस्सा है। तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम बच्चों के राइट्स जो अंडर 18 हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो इधर बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, छोटे बच्चों के कोई माइनर ऑफेंस करता है, वो छोटा सा झगड़ा कर लेता है, उस पर वही जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसी के मुताबिक जो है वो लाज उस पर इम्पोज कर देते हैं, उसी के मुताबिक उसके ऊपर FIR हो जाती है। तो उसके राइट्स को किसने प्रोटेक्ट करना है? नुमाइंदे ने करना है ना। पावर तो इसने इसको दी है आपने कि जाओ भाई हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करो, तो उसको तो पता ही नहीं है वो कैसे करेगा। तो ये फिर क्या करते हैं? ये बस आते बात है, हैं, अवाम उनको वोट देती है, वो मुंतखब होते हैं, तो वो क्या करते हैं? ये पता क्या करते हैं, अब डेवलपमेंट के काम पे आ जाते हैं कि ज़्यादा फोकस तो यही होता है ना कि डेवलपमेंट के काम करवाएंगे, हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे। गलियां नालियां जैसे जैसे डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट में क्या हो जाता है कि एक जो बंदा है ना जिसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं देता, वो प्रायोरिटी देता है पब्लिक इंटरेस्ट को। वो समझता है कि मैंने दोबारा भी इलेक्शन में जाना है, या मेरे को फैक्शंस नहीं है, मेरी कोई दड़ेबाजी नहीं है, मैंने अपने कामों की वजह से अगले इलेक्शन में आना है, अपने कामों की वजह से इलेक्शन जीतना है, अपने कामों की वजह से लोगों को कन्विंस करना है अपने लिए। तो वो फिर डेवलपमेंट के काम करता है। ठीक है। तो इधर डेवलपमेंट के काम क्यों नहीं होते? क्योंकि उधर पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है। पर्सनल इंटरेस्ट किस तरह से? एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। आपने अक्सर ऑब्ज़र्व किया होगा कि एक बंदा के पर्सनल इंटरेस्ट उसका क्या हो सकता है? उसको जॉब चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपने भतीजों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए। तो वो क्या करेगा? वो जो इलेक्टेबल्स ऊपर बैठे हुए हैं ना हमारे, जिनको वो हमारे वोट बेचता है, वो उसको कहेगा कि ये मेरा, उसको बड़ा वो रिलेशंस बना के ना, उसका जो हमारे ऊपर इलेक्टेबल्स बैठे हुए हैं उनके साथ एक रिलेशन शो करवा के, तो वो कहता है कि ये आपका भतीजा है, तो चौधरी साहब इसको आप भर्ती करवा दें, ये ज़्यादा पढ़ा भी नहीं। अब सियासतदान जो है ना ऊपर जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उसको किस पोस्ट पे भर्ती करवाएंगे? उसको 4 ग्रेड ऑफिसर ही बनाएंगे ना। तो वो होता क्या है कि एक्चुअली कि वो जो ऊपर इलेक्टेबल्स बैठे हुए हैं ना, उनकी कैलकुलेशन एक बैंकर की कैलकुलेशन से भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है। वो देखता है कि इधर मेरा एक मैं DC को कह दूंगा, या DC को नहीं कहना, सेक्रेटरी को कह देगा, जिसको भी मतलब को रेलिवेंट डिपार्टमेंट का जो भी है, उसको बंदे को वो कह देगा कि यार उनको तो सीटें वैसे भी मिलती हैं, एलोकेट कर देती है गवर्नमेंट कि ये इतनी आपकी सीटें हैं, ये इतनी आपकी इस डिपार्टमेंट में सीटें हैं, इतनी इस डिपार्टमेंट में सीटें हैं। तो वो फिर इनको वो सीटों का लालच दे के पहले वोट ले लेते हैं, फिर वो जब आती हैं वैकेंसीज, वो इनके बच्चों को वो सीट्स दे देते हैं। वो सीट देने से क्या होता है कि वो अगर 3 या 4 या 5 लाख की बाहर सीट बिकनी थी, तो वो अगर हमारे किसी नुमाइंदे के चहेते को या उसके बच्चे को मिल गई है, किसी रिलेटिव को मिल गई है, रिलेटिव्स को भी नहीं देते ज़्यादातर, तो वो अपने ही घर में वो रखते हैं। तो अगर उसको मिल जाती है ना वो, तो वो तो फिर स्पीचलेस हो जाता है बड़े इलेक्टेबल के सामने कि अब सीट ले ली है। यानी वो 3.5-4 लाख की सीट, अगर आपने उसको 500 वोट डाला है, तो वो 500 वोट बिक जाता है 4.5 लाख में। उस 500 वोट को बेचकर, अवाम के वोट को बेचकर, अवाम के इत्माद को बेचकर, वो अपना भतीजा या अपना कोई अजीज़ वकारब जो है वो दर्जा जहार में एडजस्ट करवा देता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है
क्योंकि वो फिर 500 में वही सीट मिलनी है ना, 500 वोट में। उसने फिर आपको टेंडर तो कोई नहीं देना आपके गांव के लिए, क्योंकि आप उसके सामने स्पीचलेस हो गए हुए हो। आपने उससे अब वैकेंसी ले ली हुई है। अब वो जो टेंडर है ना, वो आपके जो 500 वोट के रिटर्न में आपको जो फ़ायदा मिलना था, वो आपको अगर मिलना था 1 करोड़ का या 50 लाख का टेंडर, कि आपकी कोई रोड बनवा देते हैं, आपका कोई और डेवलपमेंट का काम करवा देते हैं, तो वो उस बंदे के पास चला जाएगा जो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा होगा। सॉरी, सुनिएगा मेरे अजीज़ हम वतनों के, आपके वोट के साथ बेसिकली होता क्या है। राणा साहब ने बताया कि आपके वोट को जो आप किसी भी इलाके में आप खड़े हैं चुनाव में, तो आप वहाँ से अगर इलेक्शन जीत रहे हैं भारी अक्सरियत के साथ, तो आप उसके बाद क्या करते हैं, मसलन कि वो जो जीतने वाला शख्स है आपके वोट के साथ क्या करता है, वो आपका वोट अपने किसी भी चहेते शख्स को वो उसको मुलाजम करवा देता है, वो भी दर्जा चहारम की सीट के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद इलाके के लोगों का जब आप उनकी डिमांड है कि हमारी कोई सड़क बना दे, हमारी गलियों नालियों का काम करवा दें, तो वो फिर आपका काम किस तरह से करवाएगा। ज़ाहिर सी बात है कि जब वो अपने से बड़े, अपने से जो ऊपर हैं, उनके जो ओहदे वाले, उनके पास जब वो जाएगा कि मेरे मोहल्ले के ये वाले काम है करवाने वाले, तो वो तो उनसे साफ ज़बान में और आगे से गालियाँ देते हुए यही कहेगा कि जनाब हमने तो आपका भतीजा या आपका भांजा भर्ती करवाया हुआ है, तो आपने वो नहीं काम हमसे करवाया। तो फिर उससे पहले नंबर पे तो वो कह ही नहीं सकता, उसमें इतनी जुर्रत नहीं होती। अगर वो जुर्रत कर भी लेता है तो वो ये काम करवा नहीं सकता। तो थोड़ा सा ज़रा और डिटेल में ज़रा बता दिएगा कि आवाम को ज़रा समझ चल जाए कि आवाम के वोट के साथ ज़रा होता क्या है। आवाम के वोट के साथ ज़्यादती हो रही है, सरासर ज़्यादती हो रही है। आपको डबल फेस जो नज़र आते हैं, आवाम को चाहिए कि ये हाई टाइम है उनसे छुटकारा हासिल करने का। नहीं तो 73 सालों में आवाम को बिल्कुल फुदुल गए, उनको समझ ही नहीं चल रही कि आपके वोट के साथ हो क्या रहा है। एक्चुअली आवाम को अपने फंडामेंटल राइट्स समझने चाहिए ना। आवाम को कास्ट सिस्टम से बाहर निकलना चाहिए। आवाम को चाहिए कि हमने अब इलेक्टिबल्स को नहीं लेके आना, क्योंकि अगर ये गवर्नेंस जो है ना, जब जो हम 73 सालों से बात कर रहे हैं, ये रोना पीट रहे हैं कि हमारा जनाब बैड गवर्नेंस है, गवर्नेंस सिस्टम बेहतर नहीं हो रहा, तो गवर्नेंस सिस्टम बेहतर तब होगा, सिर्फ सूबों को नए सूबे बना देने से गवर्नेंस सिस्टम बेहतर नहीं होगा। गवर्नेंस सिस्टम बेहतर होगा आपको डेवोल्यूशन ऑफ पावर करना है, जो आपने 18th अमेंडमेंट में किया हुआ है कि हम पावर को ग्रास रूट लेवल तक लेके जाएंगे। तो उधर से फिर आपको इलेक्टिबल से छुटकारा मिलने की एक उम्मीद नज़र आ सकती है कि आपकी लीडरशिप जो है ना, वो ग्रास रूट लेवल से निकलेगी। वो लोग ऊपर आएंगे जो कि आइन को भी समझते होंगे, आपके राइट्स को भी समझते होंगे, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी समझते होंगे। जब वो लोग ऊपर आएंगे तो फिर इलेक्टिबल्स के सामने जब वो खड़े होंगे, तो फिर आपको जो है ना इन इलेक्टिबल से भी छुटकारा मिलेगा, आपकी डेवलपमेंट भी होगी। शुक्रिया जनाब, आपने हमें टाइम दिया। तो नाज़रीन, ये था आज का जो है अजीब बात और आज का हस्बे हाल। तो मज़ीद इंशाअल्लाह ताला हम इस तरह के प्रोग्राम है जो अवाम की रहनुमाई के लिए राना साहब से बात करते रहेंगे, इनके पास आते रहेंगे और आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। ये एक शफाफ तज्ज़िया कार हैं, तो इनके प्रोग्राम आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम आवाम की रहनुमाई की जाए। गाय बगाए राना साहब हमारे साथ जो है वो अपना ओपिनियन पेश करते रहेंगे, अब इनका तज्ज़िया भी लेते रहेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।